हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की हिंदी की बुक से चैप्टर नंबर 2 लाख की चूड़ियाँ। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लाख होता क्या है। लाख एक रेड कलर का पदार्थ होता है जो कि कुछ पेड़ों से हमें प्राप्त होती है। राइट। इस चैप्टर के राइटर हैं कामता नाथ। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में राइटर क्या कहना चाहते हैं और किसके बारे में हमें जानकारी देना चाहते हैं। राइट। ओके। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वो मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। यहाँ पर राइटर ये कहना चाहते हैं कि पूरे गांव में बदलू ही एक ऐसे आदमी थे जो लेखक को बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि वो उन्हें सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर दिया करते थे। वो आगे कहते हैं कि जब भी वो अपने मामा के गांव जाते थे तो वो बहुत खुश रहते थे, क्योंकि जब भी वो वहाँ से लौटते थे तो उनके पास ढेर सारी गोलियां होती थी, जो कि रंग बिरंगी गोलियां होती थी जो किसी भी बच्चे का मन मोह लेती थी। ओके। अब लेखक आगे कहते हैं कि वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। लेखक क्या कहते हैं कि वैसे तो जो बदलू थे वो लेखक के मामा के गांव से बिलोंग करते थे और इस वजह से उन्हें बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन वो बदलू मामा नहीं कहते थे। राइट। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि गांव के सभी बच्चे, उस गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका ही कहा करते थे। इस वजह से लेखक भी बदलू को बदलू काका ही कहा करते थे। आगे वो कहते हैं कि बद्दू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने एक बड़ा सा खुला एरिया था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था, एक पुराना नीम का पेड़ लगा हुआ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करते थे। वो कौन सा काम किया करते थे? चूड़ी बनाने का काम किया करते थे। आगे लेखक कहते हैं बगल में भट्टी दहकती रहती। भट्टी जो आग का जो अंगारा होता है वो दहकती रहती, जिसमें वो लाख पिघलाया करते थे। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वो उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देते थे। राइट। और पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। बेलन नुमा मुंगेरियाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसमें जो लाख होते थे उन्हें बदलू एक चूड़ी का आकार दिया करते थे पिघलाने के बाद। राइट। ओके। आगे लिखा है लाख की चूड़ी का आकार देकर वो उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाते थे और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वो उन पर रंग करता। यानी बदलू सबसे पहले क्या करते थे? लाख को पिघलाते थे और उन्हें आकार देते थे और बेलन नुमा मुंगेरियों पर वो लाख की चूड़ी का आकार देकर उन्हें गोल और चिकना बनाते थे और उसके बाद जब वो पूरे एक हाथ की चूड़ियाँ बना लेते थे तब वो उनके ऊपर रंग किया करते थे। आगे लेखक कहते हैं बदलू ये काम हमेशा एक मचिए पर बैठकर किया करते थे जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उनका हुक्का रखा हुआ रहता था जिसे वो काम के दौरान बीच बीच में हमेशा पिया करते थे। गांव में लेखक दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। यानी गांव में जब भी लेखक जाते थे तो उनका जो दोपहर का वक्त होता था वो बदलू के पास ही बीतता था। वह मुझे लला कहा करता। यानी बदलू लेखक को लला कहा करते थे और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देते। तो जैसे ही लेखक बदलू के पास जाते और वहाँ बैठते तो जो बदलू थे वो लेखक के लिए भी मछिया मंगा देते थे। आगे लेखक कहते हैं मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। अब लेखक वहाँ बैठते थे और घंटों वो उन्हें चूड़ियाँ बनाते हुए देखते रहते थे। लगभग रोज ही वो 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। अब लेखक कहते हैं कि रोज जो बदलू थे वो हमेशा 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बना ही लेते थे।
पूरा जोड़ा बन जाने के बाद वो उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ देर तक चुपचाप देखते रहते, मानो वो बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो, यानी नई दुल्हन की कलाई हो। इस तरह वो उसे चुपचाप देखा करते थे। आगे लेखक कहते हैं कि बदलू मणिहार था। मणिहार किसे कहते हैं? चूड़ी बनाने वाले को, राइट। तो लेखक कहते हैं कि बदलू मणिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, यानी उनके पूर्वज से चूड़ियाँ बनाने का काम किया जा रहा था। उनके पूर्वज बनाते थे चूड़ियाँ और अब बदलू बनाया करते थे चूड़ियाँ। और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था, और हकीकत ये भी था कि जो बदलू थे वो बहुत ही खूबसूरत चूड़ियाँ बनाया करते थे। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, बहुत लोग यूज़ करते थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वो कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। अब बदलू चूँकि चूड़ियों को तो बेचते थे लेकिन पैसों से नहीं बेचते थे। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। तो बदलू किस तरह से अपनी चूड़ियों को बेचा करते थे? वस्तु विनिमय, यानी कि सामान के बदले सामान। ओके, लोग उन्हें अनाज देते थे और बदलू से वे चूड़ियाँ ले जाया करते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, बहुत ही जेंटल थे, बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। यहाँ पर राइटर क्या कहते हैं कि वो बहुत ही सीधे इंसान थे और बदलू को लेखक ने कभी नहीं देखा कि वो किसी से झगड़ते हों, राइट। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वो अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता था। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि वो झगड़ते तो नहीं थे, लेकिन शादी विवाह के जब अवसर आते थे तो वो जिद पकड़ लेते थे। जिंदगी भर चाहे कोई उससे फ्री में चूड़ियाँ बनवा कर ले जाए, लेकिन शादी के मौके पर वो अपनी सारी कसर निकाल ही लेते थे। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। अब लेखक ये कहते हैं कि लेखक को याद है कि लेखक के मामा के यहाँ किसी लड़की की शादी थी और किसी बात पर वो बिगड़ गए थे और फिर उनको मनाने के लिए लोहे लग गए थे, यानी बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया गया था। विवाह में इसी जोड़ी का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घर वाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। लेखक क्या कहते हैं कि शादी में इतना मूल्य बढ़ जाता था कि उनके लिए तो उसकी घरवाली को कपड़े मिलते ही थे, साथ में ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए एक पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते वो तो अलग से मिलते। ओके, आगे लेखक कहते हैं कि यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वो थी कांच की चूड़ियों से। यानी बदलू को किससे चिढ़ थी? कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। और बदलू किसकी चूड़ियाँ बनाया करते थे? लाख की चूड़ियाँ बनाया करते थे। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वो अंदर ही अंदर कुढ़ उठते थे और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देते थे। यानी लेखक कहते हैं कि जब भी बदलू किसी स्त्री के हाथों में कांच की चूड़ियाँ देखते थे तो वो अंदर ही अंदर कुढ़ उठते और कभी कभी तो दो चार बात भी सुना दिया करते थे। आगे लेखक कहते हैं, मुझसे तो वो घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। अब जब लेखक उनके यहाँ जाया करते थे, घंटों बैठा करते थे, तो बदलू उनसे भी घंटों बातें किया करते थे। कभी लेखक की पढ़ाई के बारे में पूछते, कभी लेखक के घर के बारे में पूछते और कभी शहर के जीवन के बारे में पूछते थे। लेखक आगे कहते हैं कि मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। अब लेखक क्या कहते हैं उनसे कि शहर में कोई लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनता, सभी कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो वो जवाब देते और कहते, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मूंछ ना आ जाए।
तो यहाँ पर व्यंग करते हुए जो बदलू थे वो लेखक को कहते हैं कि शहर की तो बात और है, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ पर जो औरतें होती हैं वो अपने हस्बैंड के हाथों को पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं और उनकी कलाइयाँ तो इतनी नाजुक होती हैं कि अगर लाख की चूड़ियाँ पहने तो उन्हें मोच आ जाए। लेखक आगे कहते हैं, कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वो सदा मेरे लिए मलाई बचाकर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा जाता। अब लेखक कहते हैं कि जब भी वो जाते थे बदलू के यहाँ, तो कभी कभी बदलू उनकी अच्छी खासी खातिर भी किया करते थे, और जब भी उनकी गाय दूध दिया करती थी तो वो हमेशा मलाई बचा कर रखते थे लेखक के लिए। और आम की फसल जब होती, आम जब पेड़ों पर लगते, तो लेखक रोज़ उनके यहाँ जाकर 2-4 आम खाया करते थे। आगे लेखक कहते हैं, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वो मुझे अच्छा लगता वो ये था कि लगभग रोज़ ही वो मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। तो राइटर को इन सभी बातों से ज़्यादा ये बात अच्छी लगती थी कि वो जब भी वहाँ जाते तो लगभग रोज़ ही बदलू लेखक के लिए 1-2 गोलियां बना ही देते थे। आगे लेखक कहते हैं, मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। जब गर्मी की छुट्टी होती तो लेखक कहाँ चले जाते थे, अपने मामा के यहाँ चले जाते थे और वहाँ पर 1-आध महीना वहीं रहते थे, और जब स्कूल खुलती तब वो वापस आते थे। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। अब लेखक कहते हैं कि वो 2-3 बार ही अपने मामा के गांव गए होंगे, और लेखक के पिता की जो जैसी जॉब थी उनकी बदली दूसरे शहर में हो गई थी, राइट। और एक लंबे समय तक वो अपने मामा के गांव नहीं जा सके थे। आगे वो कहते हैं कि तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई है। अब लेखक कहते हैं कि कम से कम 8-10 साल के बाद वो अपने मामा के गांव गए, और वो इतने बड़े हो गए थे कि अब उनकी जो इंटरेस्ट थी वो लाख की गोलियों में नहीं थी, क्योंकि जब वो छोटे थे तो लाख की गोलियों से खेला करते थे, राइट। और वो बहुत अच्छी लगती थी उन्हें। लेकिन अब वो बड़े हो गए थे तो उनमें उनकी जो रुचि थी, उनकी इंटरेस्ट थी, लाख की गोलियों में नहीं थी। आगे वो कहते हैं कि अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया, और जब वो अपने मामा के यहाँ गए तो चूँकि लाख की गोलियों में उनकी कोई इंटरेस्ट नहीं थी, तो कई दिनों तक उन्हें बदलू का कोई ध्यान नहीं आया। आगे वो कहते हैं कि इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं, और अचानक एक दिन लेखक ने क्या देखा कि गांव की लगभग सभी के सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी, और कुछ कुछ स्त्रियों के हाथों में उन्होंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बात ये हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी, और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अचानक ही उन्हें बदलू का ध्यान आ गया था। और कैसे ध्यान आया था कि एक बार बरसात में उनके मामा की जो छोटी लड़की थी वो आंगन में फिसल कर गिर पड़ी थी, और उनके हाथ की जो कांच की चूड़ी थी वो टूटकर उनकी कलाई में घुस गई थी, जैसे खून बहने लगा था। और उस वक्त लेखक के मामा घर पर नहीं थे, इसलिए लेखक को ही मरहम पट्टी करनी पड़ी थी, और तभी उन्हें बदलू का ध्यान हो आया। और फिर लेखक ने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। और फिर वो क्या करते हैं, लेखक शाम को घूमते घूमते बदलू के घर चले जाते हैं। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खटिए पर लेटा था, एक खाट पर लेटा था। आगे लेखक कहते हैं, नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक उन्हें नमस्ते करते हैं। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया।
परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। तो लेखक जैसे ही उनके सामने बैठे तो वो जो बदलू थे वो उठकर खाट पर बैठ गए, लेकिन वो लेखक को पहचान नहीं पाए और देर तक उनकी ओर देखते रहे। आगे लेखक कहते हैं, मैं हूँ जनार्दन काका। लेखक अपने बारे में कहते हैं कि मैं हूँ जनार्दन, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। लेखक उन्हें अपना परिचय देते हैं। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, और तब वो एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। तो जैसे ही लेखक उन्हें अपना परिचय देते हैं, फिर भी बदलू कुछ देर चुप रहते हैं, मानो कि वो याद कर रहे हों। ठीक है, और अचानक ही वो बोल पड़ते हैं, आओ आओ लला बैठो, बहुत दिन बाद। लेखक आगे कहते हैं, हाँ इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। राइट, ओके। आगे लिखा है, कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। लेखक इधर उधर देखते हैं, ना तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। आगे लेखक उनसे सवाल पूछते हैं बदलू से कि आजकल काम नहीं करते काका। मैंने पूछा, यानी लेखक ने पूछा। बदलू जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है, यानी सभी कांच की चूड़ियों का यूज़ कर रहे हैं। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला, यानी मशीन का युग है ये। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। तो फिर वो क्या कहते हैं कि आजकल जो समय है, जो वक्त है, वो मशीन का हो गया है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और जो सुंदर कांच की चूड़ियों में होती है, वो लाख की चूड़ियों में सुंदरता नहीं होती। लेकिन कांच बड़ा ख़तरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। लेखक उनकी बातों को सुनकर वो क्या कहते हैं कि लेकिन कांच तो बहुत ख़तरनाक होता है और जल्दी टूट भी जाता है। नाजुक तो फिर होता ही है लला, कहते कहते उसे खांसी आ गई और वो देर तक खांसता रहा। लेखक की बातों को सुनते हैं बदलू क्या कहते हैं कि नाजुक तो होता ही है कांच की चूड़ियाँ, और ये कहते कहते उन्हें खांसी आ गई और वो देर तक खांसते रहे। लेखक आगे कहते हैं कि मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। तो लेखक ने सोचा कि जैसे ही वो बदलू खांस रहे थे, उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें दमा है। लेकिन बदलू जो थे वो लेखक की जो शक थी उनको भांप लेते हैं और बोलते हैं कि उन्हें दमा नहीं है, सिर्फ खांसी है, और महीने 2 महीने से ही खांसी आ रही है और 10-15 दिन में ये ठीक हो जाएगी। लेखक कहते हैं, मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है, यानी बहुत बड़ी परेशानी छुपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। अब लेखक ये सोचने लगे कि जब मशीन का युग आ गया है तो कितनों के रोज़गार चले गए। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी, यानी शांति बनी रही और लेखक को अच्छा नहीं लगा। अब आगे वो लेखक बदलू से कहते हैं कि आम की फसल अब कैसी है काका। कुछ देर बाद लेखक ने बात की जो बात थी वो बदलते हुए पूछे। बदलू कहते हैं, अच्छी है लला, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, यानी फिर लेखक की तरफ देखकर वो बोले, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। इस पर लेखक कहते हैं, नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। बदलू कहते हैं, वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको, यानी बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा। इस पर लेखक आगे कहते हैं, मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वो मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। फिर लेखक उन दिनों को याद करने लगते हैं जब जो बदलू थे वो मलाई बचा कर रखा करते थे। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। इस पर बदलू कहते हैं, गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, जो उनकी बेटी थी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम लेकर आई। लेखक कहते हैं, ये तो बहुत हैं काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा मैं।
तो इस पर बदलू कहते हैं वाह वाह। वो हंस पड़ी। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था, यानी एक वक्त में खा जाता था। लेखक कहते हैं आप लोगों की बात और है। इस पर बदलू कहते हैं अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजूली में लेकर, यानी अपनी हथेलियों में लेकर लेखक की ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए लेखक ने हाथ बढ़ाया तो उनकी नज़र एक वक्त के लिए रज्जू के हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। बदलू ने लेखक की दृष्टि देख ली, लेखक की नज़र देख ली और वो भूल पड़े। यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी की शादी पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। लेखक आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर के बाद चले आए। लेखक आगे कहते हैं कि मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि उन्हें बहुत खुशी हुई कि बदलू हार कर भी नहीं हार मानी थी उन्होंने। भले ही उनका काम नहीं चल रहा था लेकिन फिर भी वो हार नहीं माने थे। उनका जो पर्सनैलिटी था, उनका व्यक्तित्व था, कांच की चूड़ियों के जैसे नहीं था जो आसानी से टूट जाए। तो इस चैप्टर में हम ये जान पाते हैं कि जो राइटर है वो कहना चाहते हैं कि आज के जो युग है वो मशीनी युग है। बहुत सारे काम मशीन से होते हैं, जिसकी वजह से हाथ से काम करने वाले लोग जो कारीगर होते हैं उनकी जॉब, उनकी जो नौकरी है, उनकी जो रोज़गार है वो कहीं ना कहीं बंद हो गई है, राइट। क्योंकि आज की जो युग है वो किसकी है, मशीन की है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।